हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। यूपीपीएससी इलाहाबाद चल रहे आंदोलन वन डे वन शिफ्ट एग्जाम वाले आंदोलन में बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आप सरकार के पक्ष में क्यों नहीं है, आप नॉर्मलाइजेशन के विरोध में क्यों हैं, आप क्यों वन डे वन एग्जाम शिफ्ट चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे हैं और स्पेशली जो एग्जाम नहीं दे रहे उनके मन में तो डेफिनेटली आता ही आता है, क्योंकि अंधभक्ति नाम की भी इस दुनिया में कोई चीज़ है। लेकिन एक बात करेंगे कि सबसे पहले मैं एक चीज़ लाइन बोल दूं कि भाई वन डे वन शिफ्ट एग्जाम होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्यों होना चाहिए, इसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं, आखिरकार क्यों जो वहाँ के एस्पिरेंट्स हैं, यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों चाहे वो आरओ वाले हों, क्यों वो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में, क्यों वो दो शिफ्ट के विरोध में, क्यों वो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो आप इसलिए देखिएगा कि आपको दोनों तरफ का पक्ष इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। वन डे वन शिफ्ट वालों का क्या है और नॉर्मलाइजेशन वालों का क्या है। जो आयोग का पक्ष है वो भी मैं इसमें रखने की बात करूंगा, कुछ सवाल आयोग से भी होंगे, बहुत नॉर्मल से सवाल। पहली बात, जो ये पेपर है वो दो शिफ्ट में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है अभी तक, 7-8 दिसंबर 22-23 दिसंबर में। बात ये कही जा रही है कि ये अभी पीसीएस की बात करें तो लगभग 41 डिस्ट्रिक्ट में यानी 41 जिलों में ये पेपर होना है। टोटल जिले उत्तर प्रदेश में हैं 75, यानी कि बाकी जिलों में ये पेपर नहीं होना। तो पहला सवाल, क्या उत्तर प्रदेश की जिला व्यवस्था की मशीनरी इतनी खराब है कि वो ये मान रहे हैं कि हमारे बाकी जिलों में भ्रष्टाचार, नकल, ये सारे जैसे दुष्कर्म होते हैं? तो मेरा एक और सवाल है, उन जिलों में आप बोर्ड की परीक्षा कैसे करा सकते हैं अगर उन जिलों में आप यूपीपीएससी की परीक्षा नहीं करा सकते? तो नकल तो फिर बोर्ड एग्जाम में भी होगी, नकल तो फिर आपके एसआई एग्जाम में भी होगी, नकल तो फिर पुलिस एग्जाम में भी होगी, नकल तो फिर सारे एग्जाम में होगी। यानी कि उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन जिलों को आप ब्लैक घोषित कर दीजिए, काले जिले घोषित कर दीजिए। हम ये मान लें कि इन जिलों में आप एग्जाम नहीं करा सकते या उन जिलों में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं है, हमें बता दीजिए। ये सरकार बता दे, आयोग बता दे कि भाई उस जिलों में, उन जिलों में आप एग्जाम क्यों नहीं कराना चाह रहे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कहीं इसके पीछे का ऐसा लॉजिक तो नहीं कि उन जिलों के डीएम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों, उन जिलों में हो सकता है नकल ही ना हो पाए, उन जिलों में हो सकता है ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। कहीं इसके पीछे का ये तो लॉजिक नहीं है। बाकी जिलों में हो सकता है कम ट्रांसपेरेंसी हो, उल्टा हो सकता है ना। ठीक है, यूपीपीएससी आयोग के हिसाब से उल्टा भी हो सकता है। सरकार और आयोग इस चीज़ का जवाब दे कि आपने ट्रांसपेरेंसी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, किस मार्क, आपके कौन से बेंचमार्क हैं जिन पर आप आधारित कर रहे हैं कि ये जिला अच्छा है, ये जिला बेकार है। दूसरा सवाल, ये बोल रहे हैं कि हम दो शिफ्ट में एग्जाम कराने जा रहे हैं। तो दो शिफ्ट में अगर आप एग्जाम कराने जा रहे हो तो दोनों शिफ्ट के जो पेपर होंगे उनका बेंचमार्क क्या होने वाला है? क्या उन दोनों में पॉलिटी के बराबर क्वेश्चन आएंगे? क्या उन दोनों में ज्योग्राफी के बराबर क्वेश्चन आएंगे? क्या इन दोनों में इकोनॉमी के बराबर क्वेश्चन आएंगे? क्या करंट अफेयर्स के बराबर और बराबर लेवल के क्वेश्चन आएंगे? क्या इसके लिए आपने कोई बेंचमार्क तैयार किया है आयोग ने? शायद नहीं किया, किया होता तब तक बता रहे होते। तीसरा सवाल, प्रोटेस्ट पे भी आएंगे थोड़ी देर बाद, है ना। तीसरा सवाल मेरा एक बहुत सीधा साधा सिंपल सवाल है। आपने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया, एक स्क्रीन पे आपको यहाँ दिखा दूँ, नहीं दिखाऊँ, आपको सबको पता है, नोटिस सबके पास है। इन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दे रखा है कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये है कि आपका परसेंटाइल स्कोर ऐसे आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो 100 बच्चों ने पेपर दिया और आपके 80 नंबर हैं, और जो 80 नंबर हैं वो लगभग 50 बच्चों के हैं। ठीक है, 50 और 50 से ज़्यादा बच्चों के, 50 और 50 से कम बच्चों के 80 नंबर हैं। तो आपका परसेंटाइल कैसे निकलेगा? आपका स्कोर 80 है, यानी कि 50 बच्चों का स्कोर 80, टोटल बच्चे हैं 100। ठीक है, पेपर कितने बच्चों ने दिया? 100 बच्चों ने, गुणा कितनी? 100 बच्चों की। 50, 100 से 100 कट गया, यानी कि आपका परसेंटाइल स्कोर आएगा 50। अब उसमें जो नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ है, अब समझना आप, दिक्कत यहाँ तक नहीं थी परसेंटाइल तक, यहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत अब है। अभी नॉर्मलाइजेशन में क्या कर रहे हैं कि आपके 50 नंबर आए, आपके 60 हो जाएंगे, और मान लो आपके दूसरे वाले के भी साथी के 50 आए,
उसके 55 रह जाएंगे, हो सकता है, क्योंकि कोई बेंचमार्क नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है उसके 61 हो रहे हों, कुछ भी हो सकता है। अब मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपने 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना था, पहली बात तो आपके पास नॉर्मलाइजेशन का कोई बेंचमार्क है ही नहीं, ठीक है। ऑफिशियल बेंचमार्क इनके पास कोई नहीं है, किसके कितने नंबर हो जाए आप कोई काउंटर नहीं कर सकते इनको। मैं एक और काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। आप एक शिफ्ट में एग्जाम कराते हैं, मान लो 7 तारीख को एग्जाम हुआ, 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ, अब 7 तारीख में टॉप 10,000 बच्चे ले लेते, 8 तारीख में टॉप 10,000 बच्चे ले लेते, आपको नंबर चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टोटल 20,000 बच्चे आप मेंस में जितने भी आपको लेने, आधे बच्चे शिफ्ट से, आधे बच्चे शिफ्ट से। बताओ सही है गलत है? मैं कह रहा हूँ इनकी ही बात मान के चल रहे हैं। अभी हम अपना पॉइंट तो रख ही नहीं रहे, अभी तो आयोग से ही बात कर रहे हैं। अगर एक दिन में 10,000 बच्चे ले लें कि भाई मान लो 110 वाले ने टॉप किया, जिसके 110 नंबर हैं, कि तू आ जा, फिर 110 से टॉप 10,000 बच्चे ले लो, ऐसी अगली शिफ्ट में कर लो। आपने नंबर चेंज ही क्यों करने? आपने 100 वाले के 110 और 100 वाले के 80 क्यों करने, 110 वाले के 80 क्यों करने? मुझे बताओ ना ज़रा, आप क्यों ये नंबर बदलने में लगे हुए हो? आयोग के पास जवाब है इसका? नहीं है ना। तीसरी चीज, कौन सी शिफ्ट में कौन सा बच्चा पेपर देगा, ये कैसे डिसाइड करोगे? इसका कोई बेंचमार्क है क्या आपके पास? आप भाई अब एक लिखा था ना लूट सेवा आयोग, आप वो बन चुके हो, और आपकी ये इमेज ही लूट सेवा आयोग वाली है कि आप बच्चों को अपने हिसाब से शिफ्ट डिवाइड करोगे, क्योंकि आपके पास कोई बेंचमार्क नहीं है। ये बेंचमार्क भी आपके ऊपर क्वेश्चन खड़े करता है कि आपने कोई बेंचमार्क क्यों नहीं रखा हुआ। आप बोलोगे जी ऐसे कौन करता है, शिफ्ट तो कैसे भी डिसाइड हो जाती हैं। भाई वो लूट सेवा आयोग नहीं होते जो शिफ्ट डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। आप जेई मेंस वगैरह का एडवांस एग्जाम्पल दोगे, भाई वो अथॉरिटीज़ हैं, सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर उन पर क्वेश्चन खड़े करते हो तो पहले देख लेना कि उनके ट्रांसपेरेंसी लेवल क्या होता है, और वो एजुकेशन लेवल एग्जाम नहीं है। हाँ, इन्होंने बोला हम 2 शिफ्ट में एग्जाम इसलिए करा रहे हैं कि नकल रुक जाएगी। यूपीएसआई कराया था, रुक गई नकल? हैं भाई, तुमसे एक पेपर की नकल नहीं रुक रही। एक और लॉजिक सुनो इनका, एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, इनसे एक शिफ्ट के पेपर की नकल रुक नहीं रही, ये 2 शिफ्ट के पेपर की नकल रुकेंगे। बड़े अजीब आदमी हो यार। चलो एक और बात सुन लो आयोग की, 2 शिफ्ट में पेपर बनाएंगे, यानी 150 300 क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, सुबह वाले एग्जाम के लिए। सीसेट छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ क्या आयोग 150 क्वेश्चंस की आंसर्स की, जो 150 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, मान लो मैं तो कह रहा हूँ 2 शिफ्ट में करा दो, तुम्हारी बात मान के चल रहा हूँ आयोग वालों, जो तुम 2 शिफ्ट में एग्जाम करा दो, तो क्या जो तुम आंसर की है अपने पेपर कंडक्ट होने के तुरंत आधे घंटे बाद अपनी आंसर की अपलोड कर सकते हो क्या वेबसाइट पे, और चैलेंज कर सकते हो स्टूडेंट को कि एक भी क्वेश्चन तुम चैलेंज करके दिखा दो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है आंसर की में हमारी में? क्या यूपीएससी आयोग चैलेंज कर सकता है कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बदलूंगा, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, कोर्ट में भी जाके तुम चैलेंज नहीं कर सकते? क्या यूपीएससी आयोग ये चैलेंज कर सकता है? क्या यूपीएससी आयोग बता सकता है कि हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बनाएंगे, हम एक भी क्वेश्चन की गलत आंसर नहीं देंगे, एक भी क्वेश्चन जो है वो एकदम डिस्प्यूटेड नहीं होगा? क्या यूपीएससी आयोग इस बात के लिए संकेत दे सकता है, कि इस बात का आश्वासन दे सकता है वहाँ पे खड़े छात्रों को, वहाँ पे कर रहे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को? नहीं दे सकते भाई आयोग वाले। तुम्हारे पास अभी नॉर्मलाइजेशन पे देने के लिए काउंटर नहीं है, और तुम एकदम अनडिस्प्यूटेड आंसर की बात कर रहे हो। वेरी बैड। एक और बात, यूपीपीएससी आयोग अगर इतनी ही नकल विहीन परीक्षा और ये सब अच्छे अच्छे टर्म यूज करता है, तो क्या यूपीपीएससी आयोग इस बार मेंस की जो कॉपी होती हैं, जो कॉपी चेक होती हैं, वो अपने पोर्टल पे अपलोड कर सकता है क्या? अब बोलेंगे ऐसा तो कोई भी आयोग नहीं करता, यूपीएससी भी नहीं करती। भाई ऐसा तुम ही तो कर रहे हो कि पहली बार पेपर वैकेंसी आने के बाद, एक बार पेपर रद्द हो जाने के बाद उसके बाद नियम चेंज कर देते हो, ये भी तो तुम ही करते हो सकता है। मैंने तो फॉर्म ही इसलिए भरा होगा, मैंने कहा वनडे 1 शिफ्ट एग्जाम होगा, मैं तो फॉर्म भी ना भरता अगर तुम ये बात पहले डाल देते तो। यानी तुमने हमारा तो नुकसान किया ना।
हाँ, तो मैं बोल रहा था क्या तुम अपने मेंस की आंसर की जो आंसर शीट है हमारी, जो हम पेपर दे के आएंगे मेंस वाले स्टूडेंट, क्या उन्हें अपने पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो? अब तुम बोलोगे भाई वो तो जनरल स्टडीज़ के नंबर हैं, उसमें तो नंबर देने में इधर उधर हो सकता है। अगर जब तुम्हें नंबर देने में इधर उधर हो सकता है तो तुम्हारे फिर जनरल स्टडीज़ में तुम ये कैसे डिसाइड कर दो कि ये क्वेश्चन कठिन है, ये क्वेश्चन सरल है? बताओ ज़रा। दिक्कत पता है क्या है? यूपीपीएससी आयोग जो है वो वृद्ध आयोग हो चुका है ना? उसे पता नहीं है, उसे लगता है स्टूडेंट हैं पागल बन जाएंगे, इन्हें प्रोटेस्ट का भी इतना अंदाजा नहीं था ये प्रोटेस्ट इतनी तगड़ी हो जाएगी। अब मैं आपको वनडे कॉन्सेप्ट के फायदे भी बता देता हूँ, क्या फायदे होने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो। पहला फायदा, वनडे कॉन्सेप्ट, एक दिन एग्जाम होगा, एक दिन आप पुलिस व्यवस्था अच्छे से कर सकते हो सकता है नकल के भी कम चांस हो, क्योंकि आप जैसे बिहार में होता है ना एकदम कि भाई कैमरा ले जा रहे हो आप पेपर पे, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे। अगर रिकॉर्डिंग हो गई तो जो पेपर लीक कराएंगे वो तो पकड़े जाएंगे, दिक्कत इनकी यहाँ भी है। दूसरा, वनडे कॉन्सेप्ट एग्जाम होगा तो किसी भी छात्र को, किसी भी एस्पिरेंट को ये नहीं लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। और न्याय यानी कि जस्टिस की एक बात होती है, जस्टिस मिले तो ऐसा मिले कि हर विद्यार्थी को लगे कि हाँ हमें जस्टिस मिला है। जस्टिस की प्रैक्टिकल अप्रोच से ज़्यादा हमेशा साइकोलॉजिकल अप्रोच रहती है, ये ध्यान रखे यूपीपीएससी आयोग। मुझे लगता है यूपीपीएससी आयोग में थोड़ा साइकोलॉजिस्ट की भी कमी है, वहाँ वो मनोवैज्ञानिक रखते नहीं है, उन्हें रखने चाहिए थोड़े से, उनका भी थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक हिला हुआ है। मुझे पता है कि भाई बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि इतना खुल के भी नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है कि तुझे ही पर्सनल कभी नुकसान हो जाए। ठीक है, कर लो नुकसान, अभी तुम कौन सा फायदा कर दो हमारा भाई, अभी भी तो तुम नुकसान ही कर रहे हो, और कर लेना। ठीक है, वनडे कॉन्सेप्ट एग्जाम से जस्टिस लगेगा, सब एक कैटेगरी में होंगे, एक जैसा पेपर होगा, तो ना आपको ये डिसाइड करने की जरूरत कि कौन सा क्वेश्चन कठिन है कौन सा सरल है, बस आप ये मेहरबानी कर देना कि आप वो 150 क्वेश्चन सही बना देना, अगर इतनी मेहरबानी कर सको तो। दूसरा, वनडे कॉन्सेप्ट एग्जाम में कोई ये नहीं चाहता कि डेट पोस्टपोन्ड हो, किसी का कोई ये मैटर नहीं है, बस मैटर है वनडे कॉन्सेप्ट हो। आप 7 दिसंबर को एग्जाम ले दो, आप 7 दिसंबर या 8 दिसंबर में से एक डेट चूज करो, एडमिट कार्ड निकालो, एग्जाम लो, बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि हमें भाई तुम अप्रैल में एग्जाम कराओ और जून में एग्जाम कराओ, वो ये नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, तुम वनडे कॉन्सेप्ट करो। ये चीज़ आयोग ध्यान रखे। और लास्ट में एक चीज़, आयोग अगर अपनी बात पे इतना श्योर है, 2 शिफ्ट वाली बात पे, उसे अपने नॉर्मलाइजेशन पे इतना भरोसा है, उसे अपने पेपर सेटअप पे इतना भरोसा है, तो उसके अध्यक्ष जी बाहर आकर के अपने से छोटे बच्चों के साथ, अपने एस्पिरेंट्स के साथ बात करने में इतना डर क्यों हैं? बताओ ज़रा, वो बात नहीं कर सकते क्या बाहर आके? वो बता नहीं सकते क्या प्रोसेस? वो भेज रहे हैं डीएम को, आईपीएस ऑफिसर्स को। एक चीज़ बताया आयोग, जब तुम ये कमेटी बना रहे थे, 2 शिफ्ट वाली बात कर रहे थे, डीएम तुम्हारी कमेटी में बैठे थे क्या? वो कमिश्नर तुम्हारी कमेटी में बैठे थे क्या? उन्होंने डिसाइड किया है क्या? उन्हें ज़्यादा पता है क्या इसके बारे में? भेज रहे हैं सचिव जी को। मुझे लगता है सचिव जी कमेटी में भी सो रहे होंगे, जब बंदी होगी ना 2 शिफ्ट, उन्होंने कहा होगा हाँ कर दो, बस 65 लाख वाला पेपर वाला रेट डिसाइड कर लो, इतना आना चाहिए। उन्हें खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बस नॉर्मलाइजेशन अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, छात्रों के हित में। अब भाई हित में तो हम भी कह रहे हैं वनडे कॉन्सेप्ट है, तुम तो 2-4 लोग कह रहे हो, अब यहाँ पर तो 40,000 क्या 4 लाख लोग कह रहे हैं वनडे कॉन्सेप्ट ज़्यादा हित में है, तो तुम 4 लोग सही कह रहे हो, 4 लाख लोग सही कह रहे हैं? पता नहीं यार कौन सा लॉजिक लगा रहे हो। लास्ट में एक अपील है, जितने भी एस्पिरेंट यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, चाहे वो आधे हो चाहे वो प्री हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो इलाहाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रयागराज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट जरूर कीजिए।
बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नॉर्मलाइजेशन से अभी भी उनको लगेगा कि हमें फ़ायदा हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए, मैं डिनाई नहीं करता। वो 80 नंबर जिसके 100 होंगे उनमें से एक आप भी तो हो सकते हो, मैं भी तो हो सकता हूँ, हो सकता है मेरे 80 के 100 हो जाए, मैं डिनाई नहीं करूँगा इस बात को। लेकिन अगर मेरे 80 के 100 हो रहे हैं ना, तो आप ये समझो एक के 80 के 100 होंगे, 50 के 80 के 60 होने वाले हैं। समझ दो, आप एक इंसान के फायदे के चक्कर में 100 इंसान का फायदा नहीं गिरा सकते। ठीक है, तो वो भी चीज़ हमको ध्यान रखनी है। हम ये ना सोचें कि मैंने बोला ना दोनों साइड बोलने वाला हूँ, कुछ लोगों को फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन से, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन फ़ायदा किसको होगा, यही सवाल वो है जो यूपीपीएससी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए वहाँ के एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि फ़ायदा किसको होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। ये डिसाइड करने का कोई बेंचमार्क नहीं। हम चाहते हैं कि या तो आप बेंचमार्क डिसाइड कर लो, वो तुमसे होना नहीं है ज़िंदगी में भी। ठीक है, तुमसे जब पेपर नहीं कराए जाते तो बेंचमार्क तो खैर भूल ही जाओ तुम, बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं वो। यूपीपीएससी आयोग तुम्हारे लेवल की नहीं, वो बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा, है ना। तो यूपीपीएससी आयोग सुन ले, तुमसे 2 शिफ्ट में एग्जाम ना हो पाएगा, तुम 1 शिफ्ट में एग्जाम करो, अपना भी फंड काटो, बच्चों का भी फंड काटो, बेचारे 1 साल से कर रहे हैं तैयारी। और ये जो आंदोलन जिन्होंने 3 दिन चलवा दिया कि हम लास्ट में आके क्रेडिट लेंगे, भाइयों बहनों, हमने ये आंदोलन ख़त्म कराया है। एग्ज़ाम 3 दिन में नहीं, अब 2 दिन में नहीं, अब 1 दिन में होगा। ये जो कुछ ऐसा क्रेडिट लेने की सोच रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हों, चाहे कोई से और से मंत्री जी हों, भैया तुमको क्रेडिट तो हम पहले ही दिन दे चुके हैं, तुम क्रेडिट ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वहाँ पे जो प्रोटेस्ट करता है, कोई भी छात्र नेता का नाम कहीं नहीं आएगा, कोई भी अखबार ना छापे, बिल्कुल ना छापे, कोई भी न्यूज़ चैनल ना सुनाए। आप मुख्यमंत्री जी बस 1 डे 1 शिफ्ट एग्ज़ाम करा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सीधे सीधे आप सरकार के माध्यम से एक्शन लेके कराइए। और मैं इसमें सरकार को क्यों ला रहा हूँ यार, एक और ये बात हुई थी पता है, प्रोटेस्ट में क्या हुआ था, किसी लड़की ने सरकार की मंशा करके कुछ बोला था, तो उसे बिठा दिया गया था कि सरकार के खिलाफ मत बोलो। ये बात मुझे थोड़ी अटपटी लगी। आयोग सरकार से अलग नहीं है, आयोग सरकार का हिस्सा है और प्रशासन भी सरकार का हिस्सा होती है। ये समझो, गवर्नमेंट का हिस्सा कौन होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, ये तीनों गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं, तीनों सरकार के ही हिस्से हैं, और आयोग उसी एग्जीक्यूटिव में से सरकार का एक हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन सरकार से भी पूछे जाएंगे, इस पे जवाब सरकार को भी देना चाहिए, और इस पे अंतिम निर्णय अगर आयोग नहीं ले पा रहा तो सरकार को अंतिम निर्णय लेना चाहिए। योगी जी को अंतिम निर्णय लें, तत्काल निर्णय लें, तत्काल इस 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम कराएं और 2 शिफ्ट के एग्जाम को तुरंत पोस्टपोन या तुरंत हटा दें। ऐसी हमारी आशा है, ऐसा हमारा विनम्र निवेदन है। यूपीपीएससी प्रोटेस्ट के फुल सपोर्ट में एक लाइक, मेरी वीडियो को नहीं, उनकी प्रोटेस्ट पे कोई वीडियो चल रही है उसको जाके कर देना। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। ना अच्छी लगे तो भी कर देना, मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे जब यूपीपीएससी आयोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।